strong as you were. तो मैं हमेशा ये बात करने की कोशिश करती हूँ कि भाई I was in that marriage for 10 years. हालांकि मेरी कोई मजबूरी नहीं थी. Hello and Assalamu alaikum. Today in our series of Struggle for Success, we have with us a person जो आप उनकी वीडियोस देखते हैं और आपकी जो है वो चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं और ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब कंटेंट जो है वो हम उनकी तरफ से देखते हैं. एंड शी इज़ नन अदर देन तमकिनत विद अस. डॉक्टर तमकिनत, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर हैविंग मी. It's my pleasure, or it's really nice to have you. Thank you so much. अच्छा तमकिनत, आपका लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है आजकल और बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने घरों में हैं, सारे काम रुके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टक्ड हैं. तो इस सिनेरियो में हाउ आर यू होल्डिंग योरसेल्फ और आपका लॉकडाउन किस तरह गुजरा? मैं वैसे बेसिकली क्योंकि बहुत सुस्त हूँ और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने तो शुरू में बहुत एंजॉय किया कि भाई सब काम बंद है और मैं घर में पड़ी हुई हूँ, और उसके लिए मतलब मुझे कोई गिल्टी फील भी नहीं करना पड़ा क्योंकि आई कैन नॉट गो आउट. तो मैं तो शुरू में बहुत खुश थी और मैंने कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी ऐसे लॉकडाउन में गुजार सकती हूँ जिसमें मुझे कोई काम ना करना पड़े और मतलब घर रहने पे मुझे ये खुशी हो कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबल काम कर रही हूँ, कि मैं बाहर नहीं निकल रही. तो वो शुरू के 3-1 महीने तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा. हाँ, जब काम के लिए जाते थे क्योंकि मैं यहाँ पे DHQ में भी एज अ डॉक्टर ड्यूटीज करती रही हूँ, तो उसमें थोड़ा डिप्रेशन का एलिमेंट फिर आना शुरू हो गया जब पेशेंट्स को देखते थे इतनी मतलब इस तरह की कंडीशन में, और तो वो एक था एलिमेंट. लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा अपनी सुस्ती की वजह से कुछ ज्यादा मैंने मिस नहीं किया, मतलब हैपनिंग्स ऑफ लाइफ या कोई रोज रोज काम पे जाने को या कहीं बाहर निकलने को मैंने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया. लेकिन हाँ, अब इट इज नॉट बिन टेरेबल. जैसे लोग कहते हैं ना कि हम कहाँ किस मुसीबत में फंस गए हैं, तो मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ, क्योंकि मेरे लिए घर पे रहना असल में मेरा ख्याल है कि जब आप एक हाँ, अब मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह बीइंग अ डॉक्टर ये चीज बड़ी ज्यादा हो जाती है कि आपका ऑल द वे ऑल द टाइम ड्यूटी होती है आपकी, और आपकी ड्यूटी आवर्स इतने लंबे होते हैं, फिर आपका एक इंटरेक्शन इस तरह की इन्वायरमेंट में होता है जो टोटली स्ट्रेस्ड आउट होती है. तो ये बात आप सही कह रही हैं कि इन दैट कंडीशन हमें ये बड़ा एक रिलीफ और एक बड़ा ब्लेसिंग सी लग रही थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ. बट लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इट अफेक्टेड अस एंड पीपल मेंटली एज वेल, एंड मतलब हर तरह से अगर हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिक जो बैलेंस है ना वो इसने बड़ी बुरी तरह हिट किया. तो अभी जब कोरोना के दौरान भी हम देख रहे थे कि आपने बड़ी वीडियोस अवेयरनेस रिगार्डिंग अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा लगाई लोगों के लिए. वो ये चीज़ है कि ये हम ऑब्वियसली क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जब ऑन ड्यूटी होते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं, तो वी रियलाइज इट मोर कि हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल जेस्चर. जो हम एक छोटी सी कोई एहतियात बताई जा रही होती है जो कि नॉर्मली इतनी ज्यादा नहीं उसको बॉदर किया जा रहा होता, बट हम उसको देखते हैं कि उसके सर्कमस्टांसेस किधर तक लीड कर सकते हैं. एंड दिस इज वेरी नाइस थिंग कि आप उसको जो है वो भी प्रमोट करती रही हैं. साथ साथ मेडिकल स्टडीज जो है बेसिकली इतनी हमें पता है कि टफ होती हैं, प्रॉफ सीजन इतना स्ट्रेसफुल होता है, हर तरह से हमें कोप अप करना सिखाया जाता है एक तरह के. जब बंदा निकलता है तो क्योंकि वो वार्ड्स की बेइज्जतियां भी बर्दाश्त कर चुका होता है, वो क्या कहते हैं DH की भी, वो अपने अब क्या कहते हैं क्लास, अपने रोटेशंस, अपनी सारी चीजें, वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है. और उस सारे प्रेशर के अंदर ये इतनी टैलेंटेड और इतनी मजे की और इतनी ह्यूमर जो है ये हमें आपके कंटेंट में नजर आता है. तो ये कैसे, मतलब हाउ डिड इट केम, या ये पहले से ही मौजूद था? अब मैंने वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे मेडिकल कॉलेज में, मोस्ट ऑफ देम वर वेरी विटी, और मेरे जो सर्कल था फ्रेंड्स का वो सभी बहुत मतलब दे वर फन लविंग, और हमने एंजॉय किया है कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल में. तो मेरे ख्याल से जो
पर्सनैलिटी आपकी होती है वो तो हमेशा से ही होती है। हाँ, ये होता है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में या किसी खास जगह पे जाके कुछ चीजें जिनका आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर है वो निकल के बाहर आ जाती है, कुछ चीजें सप्रेस हो जाती हैं। तो आई थिंक कुछ अरसे के लिए मेडिकल कॉलेज में जाने से ये हुआ कि मेरी शायद वो एक क्रिएटिव साइड जो थी, क्योंकि मुझे हमेशा से क्रिएटिव चीजें करने का शौक था एंड आई नेवर रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो शुरू में मैं इस वजह से काफी डिप्रेस भी रही कि यार ये मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, और मैं तो किसी आर्ट स्कूल में पढ़ रही होती, मैं कहीं फिल्म मेकिंग सीख रही होती। तो वो एक एस्पेक्ट था, लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ माय पेरेंट्स, क्योंकि वो होता है ना कि आप अपने बच्चों को जानते होते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए किसी ऐसी प्रैक्टिकल फील्ड के साथ जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसके थ्रू मैं अपनी रोजी रोटी जिसे कहते हैं ना वो चला सकूं। क्योंकि आई हैव दिस ऑब्सेसिव सॉर्ट ऑफ नेचर कि अगर मैं किसी एक चीज के पीछे पड़ जाऊं तो बस मुझे वो होता है कि मैं यही करूं, और मैं ऑब्सेसिव सी हो जाती हूँ। तो आई थिंक इट्स गुड दैट माय लाइफ हैज दी कैटेगरीज के मुझे पता है अच्छा ये मेरा काम है, और ये फिर मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैंने ये करना है, और अब ये फैमिली है। सो आई थिंक इसने मुझे नेचुरली डिसिप्लिन कर दिया है बीइंग अ डॉक्टर। मेरे डिसिप्लिन है क्योंकि मुझे पता है जी नौकरी है और प्रैक्टिस है, तो वो मैंने करना ही करना है स्पेसिफिक टाइम में। तो दैट एस्पेक्ट ये हाँ कि डिसिप्लिन जरूर हुई हूँ, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो पहले से ही थी। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। ये क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इस तरह ये है कि इस बात से ये भी हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट हो डेफिनेटली, तो उसको हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ भी लेके चल सकते हैं। एंड यू आर अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट थिंग कि आपने अपनी स्टडीज को भी पूरा किया। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशन यू हैव इन आवर सोसाइटी। और उसके बाद ये कि अपना शौक भी पूरा कर रही हैं और उसमें भी माशाल्लाह यू आर नोन। तो क्या कहते हैं, हाउ डज इट फील लाइक, मतलब क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि कभी आप हॉस्पिटल जाएं तो पीपल रिकग्नाइज यू एज दैट कैरेक्टर दैट यू प्ले, या पीपल यू नो, मतलब वो एक बड़ा बंदे को होता है कि यार मतलब मैं इस तरह, एक जगह आप बिल्कुल सीरियस होते हैं क्योंकि बिल्कुल आपकी एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट द अदर साइड यू आर प्लेइंग इन अदर रोल। तो वो कभी इस तरह हुआ आपके साथ? हाँ, कभी कभी होता है, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स ये हैं कि जब वो दिखा लेते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, तो ये होता है कि वो जब चेक करवा लेते हैं तो अक्सर वो बाद में जाके मैसेज करते हैं या एंड पे कहते हैं अच्छा बाय द वे हम आपकी वीडियोस भी देखते हैं और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम हुआ है, लेकिन वो क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं और आप जल्दी जल्दी में लगे होते हो काम करने, और आपके पास टाइम नहीं होता ज्यादा बातें करने का, तो उसमें कई दफा थोड़ा अजीब सिचुएशन बन जाती है कि आप कहते हैं हाँ जी बताएं जल्दी करें जल्दी करें, और बीच में पेशेंट एकदम से कहे डॉक्टर साहब मैं आपको एकदम स्क्रीन खिंचवा लूं, तो आप कहते हो क्या? तो फिर आपको याद आता है कि अच्छा यार मैं वो भी एक काम है जो मैं करती हूँ, वरना तो वहाँ इतना हैसल होती है कि आपको याद ही नहीं रहता कि इसके अलावा भी आप जिंदगी में कुछ करते हो। तो हाँ ऐसे होता है, कभी कभी होता है, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करूंगी कि आप मतलब बचपन में कैसी थी, और हाउ वर यू एज अ चाइल्ड, एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं, और आपकी लाइफ में इन योर चाइल्डहुड वो ऐसी कौन सी चीज थी या कौन सी ऐसी बुनियाद आपको लगती है अपनी आपकी लाइफ की कि जिसने आपको बहुत ज्यादा आपकी ग्रूमिंग में हेल्प अप किया, या आपकी अपने जो है वो जो आपका आज पर्सनालिटी है उसको बिल्डअप करने में हेल्प किया? बचपन में मैं कैसी थी? मैं बहुत शरारती नहीं थी और ना ही मैं जिद्दी थी, लेकिन ये कि जो बच्चे बहुत जल्दी वो नहीं, मतलब जैसे हम पंजाबी में कहते हैं पाडे बच्चे, जो जरा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और बड़ों वाली बातें करते हैं। क्योंकि मेरे फादर भी सबसे बड़े हैं अपने बहन भाइयों में, मेरी मदर भी सबसे बड़ी है और मैं भी सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द सारे अच्छा। मतलब बड़े ही थे। मेरे चाचे और मेरे मामू और फुफियां और खालाएं, तो वो मतलब मैं बेसिकली ग्रोइंग अप दे वर माय फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ मतलब मेरा वो उस तरह का था, दोस्तों वाला एक रिलेशनशिप था। तो मैं बहुत जल्दी जैसे बच्चे बड़ों वाली बातें करने लग जाते हैं ना, उस टाइप की मैं बच्ची थी बचपन में। और बाकी आई थिंक मेरे पेरेंट्स थे,
क्योंकि वो दोनों वर्किंग, मतलब आर्मी मदर भी डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट। तो हम लोगों ने बचपन में उनको वो एक जो टाइम होता है ना जिसमें आप बन रहे होते हो, कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हो, अपना कैरियर भी बना रहे होते हो, फिर फादर क्योंकि मेरे आर्मी में थे, तो एवरी 3 years वी यूज टू मूव, हमारी कोई ना कोई पोस्टिंग आ जाती थी। तो आई थिंक क्योंकि काफी जगहों पे हम रहे और डिफरेंट तरह के लोगों से मिले और डिफरेंट स्कूल्स मैंने बहुत चेंज किए, तो उसमें मेरे ख्याल से वो एक अडेप्टेबिलिटी जो आ जाती है। आई वाज ऑलवेज गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, और हर तरह के, मतलब मेरे हर किस्म के दोस्त हैं, हर बैकग्राउंड से, हर किस्म की सोच रखने वाले। तो आई थिंक ये एक बात मैंने जरूर इस चीज से लर्न की कि आई हैव दैट काइंड ऑफ अडेप्टेबिलिटी, और एक लोगों के साथ जो एक फ्रेंडली किस्म का एक रिलेशनशिप है वो मैं इजीली बना लेती हूँ। तो और फिर बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलने का और डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स को जानने का मौका मिला, और वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुआ इस तरह से कि आपके मेरे ख्याल से बहुत से प्रेजुडिस और बहुत से बायस जो है वो खत्म हो जाते हैं जब आप हर तरह के बंदे से मिलते हो। आपको आप रियलाइज करते हो कि यार इनकी भी, ऑल्दो दे इनकी कोई लैंग्वेज मेरे से थोड़ी सी डिफरेंट है, इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ हाउस होल्ड, लेकिन इवेंचुअली वी आर ऑल द सेम। तो आई थिंक एक एम्पैथी भी डेवलप करते हो आप। और इसके अलावा मेरे ख्याल से क्योंकि माय फादर हैज ऑलवेज बिन अ वेरी प्रोग्रेसिव इन अ सेंस कि हमने कभी ऐसे नहीं देखी कोई बहुत जैसे रोक टोक हो के तुम लड़की हो और ये लड़का है इसलिए तुम ये नहीं कर सकती और ये कर सकता है, ऐसा नहीं था। मेरे और मेरे भाइयों में कभी, हम बहनों और भाइयों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। हम लोगों को एक जैसी आजादी थी, हम लोगों को के एक जैसी अपॉर्चुनिटीज थी, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि हम लोग मेरे अंदर वो एक जैसे होता है ना कि बीइंग अ फीमेल, कुछ चीजें आप ग्रो करते हुए आप लर्न करते हो कि भाई आप अपनी फैमिली में अपने सर्कल में फेस करते हो कुछ बायसेस या कुछ मैंने नहीं फेस किए, थैंक गॉड। कि मतलब मुझे उस तरह के क्या उसे कह सकते हैं डिफरेंस जो किया जाता है एक जेंडर की वजह से, वो जेंडर बायस मैंने फेस नहीं किया। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, एंड दे हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इन अ वे कि उन्हें पता था कि जिस बैकग्राउंड, जिस जनरेशन के वो हैं, हम लोग बच्चे अब उस जनरेशन के नहीं हैं। और उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि अच्छा जो कुछ भी हो रहा है वी शुड नो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी कोशिश की है कि हमारे साथ दोस्ती वाला एक रवैया रखें, ताकि हम अपना कोई भी प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हुए भी घबराएं ना। जैसे मुझे याद है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगी कि जब नई नई डिश उन दिनों आई थी और मेरे पेरेंट्स ने पहले सोचा जी हमने घर में डिश नहीं लगानी, ये चैनल्स बच्चे नहीं देखेंगे। फिर ये हुआ कि हमारे जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहां पे हमारे एक दोस्त के घर थी, तो हम वहां जाके देख लिया करते थे। तो घर आके हमने बताना अच्छा आज हमने डिश पे ये देखा और आज ये देखा। तो रादर देन मेकिंग, हमें ये कहने की बजाय कि खबरदार तुमने आया तो उनके घर नहीं जाना, माय पेरेंट्स एक्चुअली सैट डाउन एंड दे टॉक among between each other and they were like कि यार देखो हमें नहीं पता किसी और के घर में बैठ के देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। तो इससे अब एक चीज है वो आई है, अब बच्चों ने देखनी तो है ही। सो इट इज बेटर टू हैव इट एट आवर, हम अपने घर में लगवाएं ताकि एटलीस्ट हम मॉनिटर कर सके कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। फिर उन्हें घर में लगवाई और हमें परमिशन होती थी इस टाइम से आपको देखना है। तो मतलब इस तरह से मेरे पेरेंट्स हमेशा से काफी प्रोग्रेसिव और सेंसिबल रहे हैं कि भाई हाउ टू डील विद किड्स अकॉर्डिंग टू जो नया जो जमाना या जो कुछ भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और उसने बहुत हेल्प किया हम सब बहन भाइयों को। डेफिनेटली। और ये इतना अच्छा होम टेकिंग मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए या उन कहते हैं बच्चों के लिए जो या उन बड़ों के लिए जो हमें देख रहे हैं कि डेफिनेटली ये मतलब रादर देन पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस आप उस चीज को उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो सो दैट यू कैन बी एबल कि आप उसे देखें, मॉनिटर करें कि आप उसको उसमें क्या चीज चल रही है या क्या नहीं चल रही। क्योंकि वो ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे मतलब इसमें मेंशन की एंड इट्स वेरी नाइस कि ऑब्वियसली जो उनका जमाना है वो अब नहीं है और अब बच्चों ने जमाने के अकॉर्डिंगली ही चलना है। तो वी हैव टू लाइक ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू द प्रेजेंट कंडीशन। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये जिस तरह आप बता रही हैं कि ऑब्वियसली आपके फादर आर्मी में थे एंड आप लोग डिफरेंट जगह मूव करते रहे। सिमिलरली लाइक आई हैड द सेम थिंग कि बड़ा ये इससे आप सही कह रही हैं कि बड़ी अडेप्टेबिलिटी भी आती है, आप जल्दी लोगों में एडजस्ट हो जाते हैं
more easily like आपके मतलब communication बड़ी easy हो जाती है, क्योंकि different लोगों से मिलते हैं, different तरह के लोग से, different regions के लोगों से। तो ये जो filter copy के characters हैं, ये उस adaptability या उस एक क्या कहते हैं उस environment का असर है, या ये मतलब ये किस तरह जहन में आया, ये जो फुप्पो और ये क्या कहते हैं वो उसमें बनाए हुए हैं आपने करेक्टर्स, ये मतलब ये जनरली एक इन्वायरमेंट से अडॉप्ट हुए हैं या वैसे समथिंग, या आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ये भी हो सकता है। ये सब देखिए, जितना कुछ भी मतलब वीडियोस में नजर आता है उसमें से 90% तो मैंने खुद लाइव देखा हुआ है अपनी आंखों के सामने, तो वो तो एक एस्पेक्ट है। बाकी कुछ लोग हैं जो मेरे फैमिली में हैं, और कुछ हैं जिनको मैंने एज अ डॉक्टर ट्रीट किया है, जो मेरे अपने पेशेंट्स हैं। कुछ मेरे अपने अंदर कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि यार हाँ मैं ऐसे सोचती हूँ और मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो वो आप अपना भी कई दफा जो कहते हैं ना एहतसाब जब कर रहे होते हैं, तो आप अपनी थॉट्स के साथ खुद अपने साथ खुद कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि यार मैं ये सोच रही हूँ, क्या ये ठीक है? तो फिर वो जो अपनी कॉन्वर्सेशन आप दिमाग में कर रहे हो, तो कभी कभी उसको भी आप 2-3 कैरेक्टर्स बना के तो उनके दरमियान की कॉन्वर्सेशन शो कर देते हो। तो हाँ, ये सब कैरेक्टर्स तो वही हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और एक्सपीरियंस खुद किए हैं, ये वही है सब। इन सब में सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा? मेरा कोई भी खास फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। मुझे जैसे दादी वाला कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद है। लोगों को इतना पसंद है कि एक टाइम पे आके मुझे उलझन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एवरीबॉडी यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी अबाउट दादी, और मैंने कहा भाई मैं अब और नहीं करनी, मैं तंग आ गई हूँ, मैं जेलस होना शुरू हो गई थी कि भाई शी इज मोर लाइक इट्स मी, बट आई वाज लाइक हाउ कम शी इज मोर पॉपुलर देन आई एम, ये नहीं हो सकता। तो वो एक था, लेकिन नहीं, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मैं कहूँ कि मेरा बहुत पसंदीदा है या कोई बहुत क्योंकि हमेशा तकरीबन हर वीडियो में कुछ ना कोई डिफरेंट कैरेक्टर होता है, सिवाय एक दो के जो रिपीट हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक खास वीडियो या कोई खास कैरेक्टर मेरा फेवरेट हो, लेकिन ये है ऐसा कि नहीं दादी है। जो आपने उसमें दिखाई नहीं है ना, शी इज वेरी प्रोग्रेसिव। तमकिनत, मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर जिस तरह अब आप साथ साथ दोनों चीजें लेके चल रही हैं, जर्नली बहुत सारे लोग होते हैं या जो हमारे पास यंगस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर देखते हैं कि हम नहीं, हमारा अगर हमारा प्रोफेशन हमारा पैशन नहीं है तो हम उसमें नहीं प्रोग्रेस कर सकते, या अगर हमारी मतलब जो हम चाहते थे बनना वो नहीं बने, या हमारा उसमें एडमिशन नहीं हुआ, या हम उसको नहीं मतलब उसके अंदर जा सके फील्ड में, या कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं चूज कर सके, तो बच्चे बड़े डिसहार्ट से हो जाते हैं और उनमें बड़ी एक डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है। डिड यू फेस सच थिंग कि आपको भी मतलब ये प्रेशराइज किया गया कि आप डॉक्टर बने, या जिस तरह आप कही थी कि मैं हमेशा आर्ट स्कूल में जाना चाहती थी एंड आई वांटेड टू डू सम इस तरह की चीज? तो एक तो ये बताएं कि मतलब व्हाट वाज योर सिचुएशन एट द टाइम जब आपने ये एंट्री टेस्ट हो रहे होते हैं और सारा एक बड़ा प्रेशर किस्म का माहौल होता है, तो वो आपने किस तरह कोप अप किया, और उसमें जो स्ट्रेस और एंजाइटी था उसको किस तरह मैनेज किया, एंड व्हाट थिंग helped you the most to cope with it? और उसके अलावा ये कि जब आप पैशन और प्रोफेशन को दोनों इकट्ठा लेके चल रहे होते हैं तो खानदान में बहुत से लोग बातें भी करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी बच्ची तो इस तरह की वीडियोस बनाती है, या ये वो, घर वाले बेशक सपोर्ट भी कर रहे हो, तो कुछ लोगों का होता है एक नेगेटिव, क्योंकि जब शुरू में हो रहा होता है तो वो चीज इतनी ज्यादा ना एक्सेप्टेबल हो रही होती है ना अडेप्टेबल हो रही होती है, तो तब इस तरह की भी सिचुएशन आपने फेस की कि नहीं? देखिए, पहले क्वेश्चन की तो ये कि हाँ, आई वॉज नेवर रियली पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपना रोल प्ले करती हैं। एक तो ये कि आई वॉज ऑलवेज गुड एट स्टडीज, तो आपको एक ना इनसिक्योरिटी भी होती है कि या हमारे यहाँ क्योंकि एक माशरा ऐसा बना हुआ है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप डॉक्टर, अगर लड़की हैं तो मोस्टली आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और जब आज से काफी साल पहले, जब मतलब 2008 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली हुई थी, तो आप ये मतलब आई वाज 2003 में मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो उसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि तब तो हम वाकई मतलब इतने ज्यादा, जैसे अब बहुत सारी फील्ड्स में लोग आ गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं, तब ऐसा सिलसिला नहीं था। हाँ, नहीं था। लेकिन ये है कि
क्योंकि आई वाज गुड एट स्टडीज, तो एक मेरे अंदर भी वो था कि यार नेचुरल सी बात है कि अब अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपके इतने इतने नंबर हमेशा आते रहे हैं, ये पोजीशंस आती रही हैं, तो फिर आपने डॉक्टर ही बनना है। तो एक कहीं ना कहीं डर भी था कि यार मैं डॉक्टर अगर ना बनी तो क्या ये मेरा कोई फेलियर होगा, कि मैं इस फील्ड को मैंने चूज नहीं किया, क्योंकि इतना हमें वो बचपन से एक हमारे अंदर वो किया जाता है ना कि भाई दिस इज द ओनली प्रोफेशन विच इज बिल्कुल वर्दी बिल्कुल। ऑफ यू इफ यू स्कोर अ सर्टेन परसेंटेज। हमें ये बताया जाता है कि भाई अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे बीइंग अ गुड स्टूडेंट, तो ये तो आप मतलब ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ। तो वो एक था एग्जैक्टली। मेरे ऊपर प्रेशर। तो फिर मैंने उसी कश्मकश में मैं थी कि यार मतलब मैं करूं या ना करूं। और फिर मुझे ये भी पता था कि मतलब जाहिर बात है कुछ रो धो के मैंने मना तो अपने पेरेंट्स को लेना ही था कि भाई मैंने नहीं करना। लेकिन इस पे आके मैं थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो गई थी कि क्योंकि वो एक था मेरे ऊपर एक प्रेशर कि भाई आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ वर्दी ऑफ इट। एंड ऑल्सो कि भाई मैं वो था ना कि अगर आप कुछ और करेंगे तो अपना ये टैलेंट और अपनी पढ़ाई और इंटेलिजेंस आप जाया कर देंगे। तो मुझे एक वो खौफ था कि यार जाया तो नहीं कर दूंगी ये सब कुछ अगर मैं इस फील्ड में ना गई। तो ऐसा नहीं था कि बहुत मेरे माँ बाप ने मुझे घसीट के मेडिकल कॉलेज में डाला। मतलब ये था कि हाँ अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो शायद मैं ना बनती। लेकिन उस वक्त सब सर्कमस्टांसेस और सारा कुछ और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सब देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि ओके आई एम गोइंग टू गो टू अ मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद में फिर देखी जाएगी जो भी करना है। फिर मेडिकल कॉलेज में जाके जब आई रियलाइज कि इट्स सच लाइक इट्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क, तो फिर मुझे कभी कभी गुस्सा आता था कि यार मैं इतनी मेहनत एक ऐसे काम के लिए कर रही हूँ जिसमें मेरा दिल नहीं मान रहा। और मैं अगर इतनी ही मेहनत उस फील्ड के लिए कर रही होती जो मैं करना चाहती हूँ तो आई कुड हैव डन यू नो वंडर्स इन दैट। और इस तरह की बातें मेरे जहन में आती थी। लेकिन वो जो अडेप्टेबिलिटी वाली चीज है ना वो उसने मुझे यहाँ पे भी हेल्प किया है। क्योंकि एक मेरे साथ ये भी चीज है कि अगर मैं किसी एक काम में लग जाऊं ना, तो इफ आई एम इन गुड कंपनी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस काम को पसंद करना शुरू कर देती हूँ। तो फिर यही होता था कि मैं किसी एक खास वार्ड में गए हम पढ़ने के लिए, कोई एक खास वार्ड का रोटेशन लगी हुई है और वहां पे आई लाइक द टीचर्स, मुझे पसंद आ गया वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो मैं फौरन कंफर्टेबल हो जाती थी और सोचती कि हाँ मैं इसमें स्पेशलाइज कर लूंगी मेडिकल कॉलेज के बाद। तो वो एडेप्टेबिलिटी थी कि मतलब हमेशा मुझे अगर मैंने किसी एक फील्ड में काम करना शुरू कर दिया तो आई वुड स्टार्ट टू लाइक इट कुछ अरसे के बाद। मतलब आई यूज टू फील एट होम। तो वो फिर था कि मेरा कुछ पैशन मेडिसिन में भी डेवलप हो गया एंड आई यूज टू एंजॉय स्टडीइंग आफ्टर अ व्हाइल। और दूसरा वाला क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, सॉरी वो मेरे मैंने जहन से दूसरा ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब आप अपनी फील्ड से हट के भी कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह आप हाँ वीडियोस हाँ बना रही हैं, फैमिली कोई का आपने सिंगिंग पूछा करता है, कोई कुछ था। करता है, तो वो क्या कहते हैं उसमें उस सिनारियो में बहुत सारे लोग जो है उसको डिस्करेज भी करना शुरू कर देते हैं, घरों में बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारी बच्ची क्या कर रही है या इस तरह है या वो है, या क्योंकि शुरू में तो आप इतने फेमस हाँ नहीं होते या पॉपुलर नहीं होते, ग्रेजुअली बिल्ड्स और लोग ग्रेजुअली उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। तो how was it for you in this beginning and did you face that pressure too? देखिए ये था कि क्योंकि मैंने शादी वादी कर ली हुई थी, बच्चे थे मेरे दो जब मैंने ये शुरू किया था। डॉक्टर मैं ऑलरेडी बन गई हुई थी, मैं नौकरी कर रही थी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो मतलब वो जो सारे टिक मार्क्स होते हैं ना कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, वो सब ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। तो वो मेरी फैमिली भी एक मतलब एक इमीडिएट फैमिली भी और एक्सटेंडेड फैमिली भी, उनको वो जैसे कहते हैं थोड़ी ठंड हो गई थी कि हाँ जी ये सारे काम हो चुके हैं अब उसके बाद आफ्टर आई वाज, मैं एक मतलब एक उधेड़ उम्र औरत बन चुकी थी जब मैंने ये सारा काम शुरू किया था। तो एक तो वो था कि भाई आई वाज इंडिपेंडेंट और मैं किसी को जवाब दे नहीं थी। और दूसरा ये कि आई थिंक मैंने हमेशा से इस तरह का कंटेंट रहा है जिसपे ज्यादातर लोगों ने, मोस्टली 90% लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया है और हमेशा ये कहा है कि हाँ जी इस तरह के कंटेंट की हमें जरूरत थी। तो आई थिंक माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एसोसिएटेड विद समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट, लव एंड एडमायर सो मच।
मतलब उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं था कि मेरे पेरेंट्स को कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि यार आपकी बेटी ये क्या कर रही है, ये क्या, मतलब कोई इस तरह का वाहियात कंटेंट नहीं था। तो इसलिए आई थिंक माय पेरेंट्स दे स्टिल आर प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग। और जब रिकग्निशन मिलती है तो फिर तो वैसे ही पेरेंट्स मतलब खुश होते हैं। और जहां तक दूर पार के लोगों का सवाल है, रिश्तेदारों का, तो वो बिकॉज सिंपल सी बात है कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर देम, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। एंड सो देयर ओपिनियन डज नॉट रियली मैटर, यू नो। जैसे आज कोई बंदा मुझसे टैटूज के बारे में मेरे पूछ रहा था इंस्टाग्राम पे कि आपके रिश्तेदार कुछ नहीं कहते, तो मैंने कहा आई डोंट रियली गिव, यू नो, आई डोंट रियली गिव अ डैम अगर कोई कुछ कहता भी है, बिकॉज आई गॉट टैटूज मेड फॉर माई सेल्फ। तो इफ देयर ओपिनियन हैव देयर ओपिनियंस do not have any importance because this is for me, this is not for them. और दूसरी बात यह है कि आज तक तो कभी किसी ने जुर्रत नहीं की कि मेरे मुंह पे या मेरे पेरेंट्स के मुंह के ऊपर आके ऐसी कोई बात करे, क्योंकि ऐसी भी थोड़ी मेरी रेपुटेशन है कि यार इसके मुंह ना ही लगो, अगर कोई गलत बात की तो जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए आज तक किसी ने मेरे मुंह पे तो जुर्रत नहीं की। अगर कोई पीछे से बात करता होगा तो करता होगा, मेरे तक आज तक नहीं पहुंची। सही। डेज या स्कूल डेज बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब किसी बुलिंग का शिकार होते हैं या किसी स्पेसिफिक एक इस चीज में होते हैं कि मतलब किसी एक चीज पे उन्हें, फॉर एग्जाम्पल किसी को ग्रेड्स पे कहा जा रहा होता है, किसी को अपीयरेंस पे कहा जा रहा होता है, किसी को इन चीजों पे कहा जा रहा होता है, जिसके बारे में आप बात भी बहुत ज्यादा करती हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन योर लाइफ। और बहुत सारे बच्चों को तो ये चीजें जो है वो ऑलमोस्ट खा ही जाती हैं, उनकी जिंदगियां निकल लेती हैं ये चीजें, कि obviously they don't feel confident enough या they don't feel themselves worthy of या इस तरह की बातें। तो आपको क्या कहते हैं, इस तरह की कोई मेमोरी, एनी ऑफ योर ओन मेमोरी जो आपको लगता हो कि यार मैं मतलब ये चीज जो थी ना इसने मुझे बड़ा डायरेक्टली हिट किया? मेरा नहीं ख्याल कि बुलिंग वगैरह तो कभी मैंने फेस की हो, क्योंकि आई थिंक उस जमाने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब शायद इतना ट्रेंड नहीं था इन चीजों का, और हमारी तरबियत पे बहुत तवज्जो दी जाती थी। और हम उस जमाने में स्कूल में पढ़े हैं जबकि ये रिवाज नहीं था कि बच्चों से हमेशा आपने प्यार मोहब्बत से ही बात करनी है, उनको डांटना नहीं है, उनको कुछ नहीं कहना, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे टीचर हमें पूरे फुल डांट लेते थे भरपूर तरीके से। और हमारे में इतनी जरूरत नहीं थी कि हम अपने पेरेंट्स को आके कहें कि जी हमारी टीचर ने आज हमें डांटा है। और अगर हम कहते भी थे तो वो कहते थे कि डांटा है तो किसी वजह से डांटा होगा, मतलब तुम बस ठीक है। तो इसलिए हमें काफी तमीज थी और हमारे क्लास वालों में भी थी। और बुलिंग वाला तो कोई सीन नहीं था, क्योंकि हमें पता था अगर हम किसी बच्चे को इस तरह बुली करेंगे या कोई हमें करेगा और टीचर को पता चल गया तो फिर तो हमारी खैर नहीं है ना। तो उस जमाने में मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें बहुत कम थी। मतलब मैंने आई डोंट रियली रिमेम्बर कि कोई किसी को टारगेट करके बुली किया जा रहा हो, या अगर किया भी जा रहा होता था तो मतलब वो इट वाज नॉट द काइंड जिसको हम कह सकें कि वो कोई डिस्ट्रक्टिव किस्म की कोई चीज थी। इट वाज ऑलवेज समथिंग के दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं, वो वाली बात थी। तो बुलिंग तो मुझे नहीं याद। हाँ, आई वाज ऑलवेज एन ओवरवेट किड, मैं मोटी होती थी काफी, तो उसपे मुझे थोड़ा मैं खुद कॉन्शियस होती थी। और वो बच्चे नहीं बुलिंग करते थे, वो आपके यूजुअली रिश्तेदार और घर वाले ही ज्यादा आपको बुली कर रहे होते हैं। आपके अपने वो खालाएं, फूफियां, चाचू, मामू और इस तरह के लोग आपको ज्यादा उस चीज में, आपके अपने पेरेंट्स बुली कर रहे होते हैं। वो बाहर के बच्चे इतना नहीं शायद करते। बाकी तो मुझे इस तरह की कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह I've been really lucky in terms of friends. अच्छा, ये चीज जो आप बता रही हैं कि ये तो आधी से ज्यादा आवाम का मसला होता है मोस्टली, कि उन्हें ये कह रहे होते हैं जी आप ओवरवेट हैं या तुम मोटी हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी, या लड़कों को कहा जा रहा होता है तुम्हारी कैसे होगी, या मतलब ये बड़ा, और उसके उनके स्पेसिफिकली नाम भी रख दिए जाते हैं ना, ये ओए मोटे, ये वो, इस तरह ये चीजें बड़ी ज्यादा होती हैं। तो अगर तो देखिए शादी जो है आप जिंदगी का मकसद ही शादी है हमारे यहाँ, तो खास तौर पे लड़कियों के लिए अभी तक भी। मतलब हम यही सोचते हैं कि एक लड़की को अच्छा पढ़ाना है, उसने पतले होना है, उसने स्किन साफ उसकी होनी चाहिए, उसके बाल घने होने चाहिए, उसका रंग गोरा होना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी होनी है। और अगर ये सब ना हुआ तो शादी कैसे होगी? तो मेरे ख्याल से इस सोच से तो निकलने में अभी हमें कम से कम 101 साल तो लगेगा ही, कि जिंदगी में सब कुछ शादी के लिए नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की हमारे यहाँ तो आप ये देखें कि डिग्रीज भी जो बच्चों को कराई जाती हैं,
मतलब आप देखें, माँ बाप बेटियों को पढ़ा इसलिए रहे होते हैं, ये नहीं वो सोच रहे होते हैं कि यार मतलब हम इसे पढ़ा रहे हैं तो ये आगे जाके अपनी नौकरी कर सकती है या अपने आप के लिए कमा सकती है, स्टेबल होगी, अपनी इंडिपेंडेंट होगी। वो ये इससे ज्यादा ये सोच रहे होते हैं हमने फलानी डिग्री करा दी ना तो रिश्ता अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। बड़ी हमारा स्टीरियोटाइप है, गंदा सा किस्म का। मतलब इसमें रादर देन हम एम्पावरमेंट की जगह हम ये, हमारी फिर भी सोच पीछे यही होती है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो है ना इसका रिश्ता अच्छी जगह हो। हाँ जी, लड़कों को हम पढ़ाते हैं ताकि हम उनको नौकर बना सकें कि वो नौकरी अच्छी कर सके, मुलाजमत कर सके, मुलाजिम अच्छी जगह लग सके। और लड़कियों को हम और वो पढ़ाते हैं भी कि वो इसलिए अच्छी जगह होती है शादी हो। तो कि बेसिकली आपकी, हमने तो, हाँ, हाँ, तो हमने तो मुलाजमत भी इसलिए बेसिकली, अच्छी होती है कि लड़कों में भी आजकल मैंने ये चीज बड़ी नोट की है कि ये प्रेशर होता है कि तुम्हारी अच्छी जगह नौकरी होगी तो तुम्हारा ना लड़की हमारे लिए अच्छी देख सकते हैं। वो भी सारे आजकल इस मर्ज का शिकार नहीं है कि कुछ जिंदगी में बहुत, मैंने बचपन में इस तरह का कोई अपनी पेरेंट्स की वजह से कुछ बहुत ट्रोमैटिक बर्दाश्त किया। और हाँ, आई वाज ओवरवेट, आई वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज ओवरवेट एंड आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद वेट। तो वो तो एक था एस्पेक्ट। मेरे ख्याल से क्वारंटाइन में तो ये बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला है, क्योंकि हम सबने घरों में लेट लेट के केक खा खा के अपना बहुत बुरा हाशर कर लिया। डॉक्टर तमकिनत, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लाइक हम अभी सारी ये बातें कर रहे हैं कि मतलब हम किस तरह कोप अप करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, या किस तरह आपने अपनी लाइफ को जो है वो मीनिंगफुल बनाया, या किस तरह यू क्रॉस्ड ऑल द हर्डल्स बिटवीन। तो हर इंसान की जो जो किसी के अंदर भी, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो, किसी के अंदर भी जो पॉजिटिविटी होती है वो ज्यादातर जो होती है इंडल्ज होती है किसी ना किसी एक्सपीरियंस के थ्रू, या किसी ना कोई उसके साथ एक चीज ऐसी जिंदगी में हो चुकी होती है जो उसको सिखा के इतना पॉजिटिव या इतना ब्रॉड विजन उसका कर देती है। क्योंकि वो ये नॉर्मली हम देखें तो इतना ज्यादा आम तौर पे नहीं देखने में आता, लेकिन जो इंसान किसी के साथ, वो कहते हैं ठोकर लग के इंसान ज्यादा सीखता है, रादर देन कोई बताता रहे कि ये चीज पड़ी हुई है आगे, तो वो उसको इतना नहीं है, लेकिन उससे अगर वो खुद लगेगी या उससे वो गुजरा होगा उस वक्त से, तो वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो लोग ज्यादातर उनके लाइफ शेयरिंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा होते हैं। तो was there any time in your life that made you so much responsible, yeah, so much into the work, into being independent, into spreading the positive vibes? ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में भी है? लेकिन मेरे ख्याल से आई हैव ऑलवेज थॉट लाइक दिस के जब भी आपके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस या मुश्किल वक्त है, तो देयर आर टू वेज टू हैंडल इट। या तो आप उसको रो के हैंडल कर लें, या आप उसको हंस के हैंडल कर लें। ये मुझे पता है इट्स इजियर सेड देन डन, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हंसता तो कोई भी नहीं है। जब आपको रोना आता है तो सब रोते ही हैं। तो आई थिंक पॉजिटिविटी और बीइंग हैप्पी जो है ना, जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि खुश रहना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया में और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको खुश रखे। जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि आपने खुद अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, यू हैव टू, जैसे मैंने ये टैटू बनवाया, लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, कि आप अपने साथ जो सलूक करेंगे ना, दुनिया आपके साथ वही सलूक करेगी। इफ यू आर इम्पोर्टेंट टू योरसेल्फ, इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। और दूसरी बात यह है कि रिस्पेक्ट अपने आप को करें, अपने आप से प्यार करें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें। Being an adult also means that you are responsible not only for the mistakes that you make, but also for your own happiness. अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि अच्छा जी अब मेरे वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो कुछ करें कि मैं खुश रहूं, अब ये मेरा कोई गर्लफ्रेंड या मेरी कोई बॉयफ्रेंड है उसकी जिम्मेदारी है, मेरे बहन भाइयों की है, मेरी शादी हो गई तो मेरे शौहर की या मेरी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे खुशियां दे, या मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ ताकि वो कोई ऐसा काम करे कि मैं खुश रहूं। तो ये जो हमारा एक नजरिया है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि जब हम अपनी खुशी को किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं ना, तो फिर हम टोटली उसके रहमो करम पे होते हैं, और कोई भी बंदा फिर आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता।
तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम सबको लर्न करने की जरूरत है वो ये है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, और आपने किसी और की तरफ नहीं देखना कि ये बंदा ऐसे ऐसे करेगा तो मैं खुश होऊंगी या मैं होऊंगा। आपने ये देखना है कि यार मैंने अपनी खुशी के लिए ये करना है और ये मैंने नहीं करना, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है या ये जो मैं करता हूँ या करती हूँ, इससे मैं डिप्रेस होता हूँ, मैं स्ट्रेस में आता हूँ, तो मैंने ये काम नहीं करना। rather than looking at other people कि वो ऐसे काम ना करें, आप इतनी जगह ना दें उनको, आप उनको इतनी इम्पोर्टेंस अपनी जिंदगी में ना दें कि वो आपको उस तरह से प्ले कर सके। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर पॉजिटिव, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप खुद एक पॉजिटिव इंसान हो। ये नहीं हो सकता कि आप अंदर से लोगों से नफरत करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, आप बहुत ही एक जो है ना वो क्या कहते हैं, आप जेलस हैं और आप ग्रजेस रखने वाले एक इंसान है और आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तो आपके इर्द गिर्द आप जैसे लोग ही इकट्ठे होंगे, आपकी वाइब उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप चाहते हैं टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी, अगर आप चाहते हैं टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु आर गुड, देन यू हैव टू बी गुड योरसेल्फ। आप अपने आप के अंदर वो चीजें पैदा करें जो आप लोगों में, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि जी दुनिया एक एक आईना है, आप उसमें वो देखते हैं जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ हद तक ये बात ठीक है, कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ भी जिंदगी में अच्छा नहीं होता। लेकिन आई थिंक आई हैव ट्राइड टू, अब मैं हमेशा सक्सीड तो नहीं इसमें कर पाती, लेकिन आई हैव ट्राइड कि व्हेरेवर आई हैव फेल्ड, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे लाइफ में किसी एग्जाम में हो, कुछ भी, rather than looking at those things as failures or as setbacks, I look at them as stepping stones। कि अच्छा ये चीज अब गलत हो गई है तो मैंने इसके ऊपर बैठ के इसका मातम नहीं करते रहना। I have to see कि यहाँ पे मेरी क्या गलती थी, how do I move up from here, how can I use this as an opportunity to grow। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है और ये मैं अपने अंदर कोशिश कर भी रही हूँ, कुछ मैंने की भी है, टू इनकलकेट इन सेल्फ इन माय एटीट्यूड टू यू नो make my own, to create my own happiness basically, and to not look at failures as setbacks, but rather than कि अच्छा अब इससे मैंने सीखना है और आगे चलना है। So I think this is something that I've learned in life, and it has so far it is working well. What was the most difficult moment in your life? Like if we say कि obviously there's always high and low, slope चलती रहती है, जिस तरह heart beat भी हमारी straight नहीं होती, ups and downs आते रहते हैं। तो what was the most difficult time for you as a person? कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि मैं कहूँ कि एक खास मोमेंट था जो बहुत डिफिकल्ट था। यस, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो दैट आई वाज इन अ वेरी अनहैप्पी मैरिज, और वो जो टाइम था कुछ बीच का वो बहुत ट्रॉमेटिक था, और दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग but rather than because how I was reacting to it. I think as a person I was very, मतलब I was so dependent on this other person। वही वाली बात है कि मैं इतना ज्यादा एक बंदे पे डिपेंडेंट हो गई थी, अपनी प्यार मोहब्बत कह लें, अपनी अटैचमेंट की वजह से, कि वो मेरी पूरी जिंदगी उसी एक बंदे के इर्द गिर्द घूम रही थी। और वही वाली बात है कि आप किसी एक बंदे को इतनी छोटी से छोटी बात भी इट कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट योर लाइफ। तो फिर जब बड़ी बड़ी बातें खराब हो जाए तो इट कैन ब्रेक यू डाउन एज अ पर्सन। तो आई थिंक that was a very traumatic part in my life। और अब मैं जब पीछे देखती हूँ तो at times I cannot recognize myself, I cannot really believe that I was that person, I was reduced to regain my जो former self, but then I kept building myself up। So I think that was a bad time in my life। तो ये चीज जो है वो हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियां ऑब्वियसली फेस करती हैं। either they bear it completely or they
try to get out of it. तो ये हमारा मतलब ऑलमोस्ट इट्स क्योंकि हमारे माशरे के कुछ तरीके इस तरह के हैं कि ये बहुत मेरा ख्याल है कि ये हर बंदी के अंदर की स्टोरी होती होगी कि या तो शी इज अनहैप्पी or she is not contented or something like that, या she is not compatible, या कुछ इस तरह की चीजें बहुत सारी लड़कियों को आती है। और बहुत सारी लड़कियां इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा अपने आप को घुटा हुआ फील करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली एक परसेप्शन ये है कि बेटी जो है वो जब घर से जाती है तो उसका जनाजा ही वापस आना चाहिए। ये एक बड़ी परसेप्शन है हमारे यहाँ कि वो कहते हैं या तो खुशी खुशी आते हो तो ठीक है, अदरवाइज वैसे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक नॉर्म्स बन चुके हैं। तो उस प्रेशर में बहुत सारी लड़कियां जो है वो डेफिनेटली दे ट्राई टू एंड देयर सेल्व्स, दे लाइक गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशंस। और बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, इंटरनल प्रेशर्स होते हैं जो बेयर करती हैं लड़कियां। तो ऐसी लड़कियों के लिए आप पर्सनली क्या मैसेज देंगी? बिकॉज वी सी यू headstrong and mashallah you are like we see you as an empowered woman. So ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज? देखिए, पहली बात तो ये है कि you see me as an empowered woman because I have a lot of support. My parents were very supportive, my friends, my family was very supportive. मुझे पैसे का कोई issue नहीं था. I was financially independent. और my parents are alhamdulillah very well connected. तो मुझे ये नहीं था कि कोई मुझे pressurize कर सकता है. और ये वो privileges हैं जो बहुत सारी खवातीन के पास नहीं होते. इसलिए आई नेवर कंपेयर माई सिचुएशन। जब लोग करते भी हैं, कई दफा बहुत सारी खवातीन मुझे मैसेजेस करती हैं और वो अपनी बता रही होती हैं कि दे आर सो मिजरेबल, और वो कई दफा अपने आप को कोस रही होती है कि व्हाई कैन नॉट आई बी एज स्ट्रांग एज यू वर। तो मैं हमेशा ये बात करने की कोशिश करती हूँ कि भाई आई वाज इन दैट मैरिज फॉर 10 years। हालांकि मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बट आई स्टिल टुक 10 years to realize that this is not where I belong and I should end it because it's not a healthy relationship. हालांकि मेरे पास ये सारे privileges थे। नाउ थिंक अबाउट अ वुमन जिसकी कोई एजेंसी नहीं है, जिसका कोई पीछे घर वाले उसको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी और ये बहनें हैं, अगर तुम्हें तलाक हो गई तो इनकी शादियां कैसे होगी, या तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं, हस्बैंड कहता है कि हम तुम्हारे बच्चे रख लेंगे, तुम्हें नहीं देंगे, और वो इतनी कनेक्टेड नहीं होती, इतनी पावरफुल फैमिली से नहीं बिलोंग करती कि वो अपने बच्चों को अपने पास रख सके। तो ये बहुत बड़ा एक फेयर होता है खवातीन का। मुझे पता है अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कि मुझे कोई धमकी देता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं देंगे, तो मैं कभी भी जुर्रत ना कर सकती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। फिर दूसरा ये है कि खवातीन को पता होता है कि वो फिजिकली वीक हैं और उनको फिजिकली फोर्स किया जाता है। जब आपको पता हो कि आप एक अकेली हैं फिजिकली और एक तरफ 6-7 लोग हैं जो आपको साथ मारपीट कर सकते हैं, जो आपके ऊपर अपने आप को फोर्स कर सकते हैं, आपको मतलब हर्ट कर सकते हैं, आप डर जाते हो। फिर एक बात है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप अपने शौहर पे या उसके घर वालों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो आप इस और आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करे, तो आप ये सोचते हो कि यार मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ से खाऊंगा, मैं माँ बाप के पास नहीं जा सकती, मैं बहन भाइयों के पास नहीं जा सकती, मेरे पास अपना कोई स्किल नहीं है, मैं खुद कमा नहीं सकती, तो मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये बहुत लेजिटिमेट और बहुत ही मतलब ये ऐसे फेयर्स हैं जो कि जो 100% दुरुस्त है। और हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम वीक हो और तुम तो कोई फैसला नहीं कर पा रही। नहीं, अब जस्ट बिकॉज समबडी इज नॉट एज प्रिविलेज्ड एज आई एम, इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे जितना बहादुर नहीं। शायद मैं ये बहादुरी ना कर पाती अगर मेरे ये सर्कमस्टांसेस ना होते। और बहुत सारी औरतें बहुत बहादुर होती हैं लेकिन वो मजबूर होती हैं, और उनकी मजबूरी को हमें समझना चाहिए। तो मेरा ये कहना है वालिदैन से कि पहली बात तो ये है कि आप ये जो बोझ वाला सिलसिला ना कि बेटियां बोझ हैं और बस फटाफट इनकी शादी करो ताकि हमारे सर से के उतरे और किसी और के सर के ऊपर जाए, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना कि भाई लड़कियां इसलिए बोझ, जो टू बी ऑनेस्ट इसलिए बोझ समझी जाती हैं कि जी कल को अगर इनके साथ, क्योंकि हर बंदे ने औरतों के साथ अपनी इज्जत ऐसे जोड़ी हुई है कि ये औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इज्जत। और इज्जत किस चीज से है, वो किसी को पसंद कर ले, रोमांटिकली किसी में इन्वॉल्व हो जाए, इवन कोई और रोमांटिकली उनमें इन्वॉल्व हो जाए, तो पूरे खानदान की इज्जत खराब हो जाती है। तो पहले तो हमें ये सोच होनी चाहिए कि भाई ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि अगर आपकी बेटी किसी शख्स को पसंद कर रही है, उसके साथ शादी करना चाहती है,
ये एक बहुत ही कुदरती और नेचुरल बात है। तो पहले तो इस चीज से अपनी इज्जत को एसोसिएट करना बंद करते हैं, अपने घर की खवातीन से अपनी इज्जत को एसोसिएट करना बंद करते हैं। हर बंदा अपनी इज्जत का खुद जिम्मेदार है। जब तक हम ये बात मर्दों और औरतों दोनों को नहीं समझाएंगे, ये मसले हल नहीं होंगे। औरतें अपनी नहीं, और इज्जत की उसमें भी जिम्मेदार ज्यादा हैं। यही कहा जाता है कि बेटी को तो कहा जाता है या बच्ची को, बहन को तो कहा जाता है कि हमारी घर की इज्जत है, बट उसमें लड़के अगर ये चीज करते हैं तो वो उसमें कहते हैं जी वो तो लड़का है, उसको तो इतनी फर्क पड़ता है। हाँ, तो तो मतलब ये ये है भी कि एक बड़ा आपके हमारा। पूरे खानदान की जो इज्जत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेटी नहीं है। अगर आपको हम्म। अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है तो आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है। वो आपकी बेटी की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। नहीं है। आप उन दोनों की इज्जत उनके अपने हाथ में है। उनको अच्छी तालीम दें, अच्छे इखलाक सिखाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें, दोनों की एक हम्म। तरह। और उनको बताएं कि बेटा झूठ हम्म। नहीं बोलना, ठीक है, हराम तरीके से रोजी नहीं कमानी, किसी का हक नहीं मारना, ये चीजें गलत है, ये आपने नहीं करनी। हमारे यहाँ क्या करते हैं, चालाकियां फुल सिखा दी जाती हैं, लोगों के हक मारने, झूठ बोलने, दो नंबरियां करने सिखा के हम समझते हैं कि अपने बच्चे को बहुत स्मार्ट बना दिया। वो हम्म। चीजें हम जो गलत है वो बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये गलत है। जो चीजें गलत नहीं है हम्म। उन पे हमारी तवज्जो होगी कि आपने किसी को हम्म। पसंद नहीं करना, अपनी मर्जी की शादी नहीं करनी। भाई ये हक जब उसे अल्लाह ताला ने दिया है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, तो आप लेने वाले कौन होते हो? तो हमारे यहाँ जिन चीजों हम्म। पे तरबियत पे गौर करना चाहिए, पहली बात तो है कि हम उसके ऊपर कोई गौर नहीं करते, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। दूसरी बात यह है कि जो हम्म। इज्जत वाला हमने एक बहुत बड़ा एक रखा है ना कि जी ये इज्जत सारी खवातीन से रिलेटेड है, ये माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है। तीसरी बात ये है कि आप लड़कियों को फिजिकल वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, ताकि खुदा ना खास्ता हम्म। कल को अगर कोई, और आप ये हम्म। सोच छोड़ दें कि भाई अगर आपने एक जगह बेटी को ब्याह दिया, उसकी मर्जी के खिलाफ भी ब्याह दिया, अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी कर दी है, तो अब हम्म। उसने पूरी जिंदगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गुजारनी है, हम्म। क्योंकि फिर से वही बात है कि जी आपकी इज्जत का सवाल है, सोसाइटी क्या कहेगी, हम्म। ये वो। तो फिर ये जब तक हमारे हम्म। दिमागों से कि सीधा और गलत और ये दो नंबर किस्म की इज्जत वाला कॉन्सेप्ट नहीं उतरेगा ना, तब तक ये हम्म। मसले हल नहीं होंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सपोर्ट, एजुकेशन, और ये जो लड़कियों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ इस सोसाइटी ने डाला हुआ है ना, जिसका हमारे हम्म। रिलीजन से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ हमारे हम्म। कल्चरल जो है ना, ये दकियानुसी कल्चरल हम्म। बिलीव्स और नॉर्म्स है कि ये जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इवन पढ़ी लिखी औरतों से, फाइनेंशियली हम्म। इंडिपेंडेंट औरतों से भी, कि वो इस तरह के अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले सकें और हम्म। अपनी खुशी के लिए ले सकें। हम कहते हैं जी मारता तो नहीं है ना, चलो तुम्हें कम से कम तुम्हें मारता तो हम्म। नहीं है, मतलब ये है कि हम्म। आपने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जब तक आपको कोई मार के नीलो नील नहीं कर देगा, तब तक इससे हम्म। छोटी कोई रीजन नहीं है रिश्ता खत्म करने की, क्योंकि जो हम्म। साइकोलॉजिकली या मेंटल हेल्थ है उसकी हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और फिजिकली भी अगर एग्जैक्टली। कोई मार भी रहा है तो उसको भी हम यही कह रहे हैं कि यार चलो एक दफा ही मारा ना, एक आधा थप्पड़ ही मारा है ना, चलो हम समझाएंगे आइंदा हम्म। नहीं मारेगा। तो नहीं, ये अपने जो घर के लिए देखो, ये हाँ, हाँ, रादर देन टीचिंग देम के अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं। हमारे यहाँ ये चीज इतनी स्टीरियोटाइप समझी जाती है कि अगर कोई पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के सामने अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ बड़े उस चीज को बुरा समझते हैं कि बच्चों पे तो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली। हम ये चीज नहीं देखते कि जब वो डांट रहा है या मार रहा है तो हम तब नहीं मना करेंगे, तब हम ये कहेंगे कि वो तो मारता है भाई, वो तो इस तरह कर सकता है। तो ये चीज बड़ी ट्रिगरिंग होती है कि हमारे यहाँ बच्चे ब्रॉट अप ही उस माहौल में होते हैं जिसमें वो चीज नॉर्मलाइज्ड है कि अगर वो डांट रहा है या मार रहा है बच्चे के सामने तो वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो प्यार से बैठ के आया या उसने अपनी बीवी का कोई काम कर दिया या उसके मतलब साथ कोई अच्छा एक्ट कर दिया तो तब वो गलत है कि हाय हाय देखो बच्चों के सामने इस तरह कैसे करें। एग्जैक्टली। तो हम बेसिकली हमारे यहाँ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जो है ना वो मना है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वायलेंस बिल्कुल मना नहीं है। बिल्कुल तो जायज है। हमें और यही मेरे वजह है ख्याल कि से हम इसी वजह से ये है कि आगे जो बंदे भी अपने आगे स्पाउस को उस तरह ही डील कर रहे होते हैं जिस तरह वो देख रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज एक्सेप्टेबल है, वो देखना भी जो है उसमें कोई गलत नहीं समझा जाता। लेकिन हाँ, अगर इफ यू शो अफेक्शन और लव टू योर वाइफ और योर स्पाउस तो ये चीज गलत समझी जाती है, ये चीज जो है ना वो हमारे यहाँ, जबकि ये चीज हराम नहीं है मजहब में हमारे।
ये हमारा मजहब एक्चुअली सिखाता है दैट यू शुड बी काइंड टू योर वाइफ, टू योर स्पाउस, और आपको उनका जो है वो हकूक पूरे करने चाहिए। ये चीज मजहब सिखाता है, लेकिन ये नहीं हम सीखते। लेकिन वो डिस्प्ले देखिए ठीक है मजहब कि का अगर वो ना लड़ रहा है या मार। मजहब का हमारे यहाँ कोई इन चीजों से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम मजहब को फॉलो बिल्कुल, करते हैं, ना ही हम मजहब को लेकिन हम जानते हैं, ले ना हम आते हैं जानना क्योंकि चाहते हैं। हमारा ये सिंपल सी बिल्कुल, बात है। लेकिन ये तो हम लोग जानना मसला है नहीं कि हम चाहते, इस चीज तो को ये ले मजहब क्या आते हैं इस कहता है। चीज पे। हम्म। तो हम मजहब को लेकिन वही हर उस बात है, जगह पे आपको भी लेके पता आते है, हैं मुझे जहाँ भी हमें इस वो चीज चीज का सीखनी आइडिया है होती कि है। जरा सी कोई बात होती है तो उस चीज को इनकलकेट कर दिया जाता है कि मतलब बेशक वो बंदा जो है वो ना नमाज पढ़ता हो, ना कुरान पढ़ता हो, ना कोई चीज देखता हो, ना किसी चीज में रिलीजियसली इन्वॉल्व हो, लेकिन वो शादी में या इन चीजों में, ये इन चीजों में मजहब जो है वो हम ले आते हैं। ये हमारी एक इनबिल्ट इंस्टिंक्ट है कि ये आ जाती है। असल में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है, और अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर हमारे गुर्दे फेफड़े दिल वगैरह बाहर की तरफ लगे होते ना, जहाँ लोग इन्हें देख सकते, तो फिर हम इनका बहुत ख्याल करते। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ऑपरेशन कराने के लिए वो सस्ती से सस्ती जगह ढूंढते हैं कि जो सस्ता तरीन डॉक्टर मिल जाए, कच्चे पक्के टांके चाहे लगा दे, पर हम उससे कराएंगे ऑपरेशन। लेकिन हम सूट सिलवाने के लिए महंगा तरीन दर्जी ढूंढते हैं कि सूट अच्छा सिलाओ, क्योंकि वो हमने बाहर लोगों को दिखाना है। तो ये जब तक हमारी सोच ये वाली चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि हमारे लिए हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ वो चीजों की फेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस है कि हाँ भाई शादी हुई भी है ना, लोगों को पता है ना खानदान में कि वो शादीशुदा है, तो बस ये काफी है। अब खुश है या नहीं खुश वो तो लोगों को नहीं पता ना, तो वो कंसर्न नहीं है। वी डोंट गिव टू शिट्स अबाउट दैट। हमें सिर्फ ये है कि जो चीजें लोगों को नजर आ रही है, जो हमें, जो खानदान वालों को दिखा सकते हैं ना हम, या बाहर के लोगों को, सिर्फ उनकी इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ है। जो चीजें, जिन चीजों का हम दिखावा नहीं कर सकते, उनकी हमारी नजर में कोई औकात नहीं। सिर्फ ये हमारी जो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो तमकीनत, आप मुझे ये बताएं कि आपके हाउ मेनी किड्स डू यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग डू यू शेयर विद देम, और डू दे आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर, जिस तरह मतलब हम देखते हैं कि क्या मतलब आप मतलब वो भी देखती होंगी, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी एक छोटी बहन की बेटी है, तो वो जो जिस तरह मैं कोई चीज कर रही होती हूँ या वीडियो बना रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ, तो शी ट्राइज टू इमिटेट दैट, शी ट्राइज टू कॉपी दैट, तो वो भी इस तरह करती हैं। और क्या कहते हैं, ये बताएं। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। एक जो बड़ी वाली बेटी है वो अब इस अक्टूबर में इंशाल्लाह 9 साल की हो जाएगी, और जो छोटी बेटी है वो 5 साल की है। तो मेरा उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो इस तरह का है कि कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे वो जो बड़ी वाली मेरी बेटी है वो असल में मेरी माँ है, और वो मुझे कह रही थी कि अम्मा किस तरह आप कर रही, इस तरह ना करो, आराम से चलो, सीधी तरह चलो, किस तरह लोग आपको देख रहे हैं अम्मा, क्या मतलब। वो एम्बेरस हो रही होती है मेरी हरकतों से। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा चाइल्डिश हूँ, और वो मुझसे कहीं साई कहते हैं, वो बिल्कुल ही मतलब जैसे बहुत ही एक क्या मैं किस तरह बताऊं, जो बस अल्लाह लोग टाइप लोग नहीं होते। मतलब शी इज दिस पर्सन हु इज जॉय ऑल अलोंग। मतलब वो जब छोटी भी थी तो वो हंसते हंसते ही सोती थी और हंसते हंसते ही उठती थी, और उसकी जिंदगी बहुत सिंपल है। उसकी जिंदगी में कोई चालाकियां, कोई तेजी नहीं है। वो, her life is all about joy and everything that makes her happy, and she is माशाल्लाह माशाल्लाह a happy kid all in all। तो उसकी वो पर्सनैलिटी है, दोनों की काफी डिफरेंट है। और हाँ मतलब वो करती हैं ऐसे, उन दोनों को ही बहुत आर्ट्स में दिलचस्पी है। और एक जो है वो जो छोटी वाली है उसको तो मेकअप में कुछ बहुत ही ज्यादा, शी इज ऑब्सेस्ड। तो वो तो हर बार कहती है कि मैं अपनी मेकअप मेकअप कह नहीं सकती सही तरह, मेकअप पर वीडियोस बना रही हूँ। तो वो बल्कि कई दफा सामने टैबलेट रख के उस कैमरा ऑन करके तो खुद अपना मेकअप करके वीडियोस बना रही होती है। तो हाँ वो कहीं ना कहीं जब देखती हूँ तो वो उसी तरह की हरकतें तो करती ही हैं। इट वाज सो नाइस टू टॉक, और बल्कि इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेशन, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि जब मतलब मैं खुद भी अपने आप को कंसिडर करती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, और जब आपसे बात हुई तो वो इंटरेस्ट इतना बिल्ट हो गया कि वो इट वेंट लॉन्गर, एंड इट वाज सो नाइस टू टॉक टू यू। एंड हमें आपसे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है डेफिनेटली, औरतों को भी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, मतलब आई वाज सीइंग इट, मैं इसीलिए आपसे मैंने क्वेश्चन भी किया कि मतलब इस तरह बहुत सारी लड़कियां सफर कर रही होती हैं, बट दे आर नॉट एबल
to take stand, yeah, they are not able to face things. So through people like you, people get aware, लोग अपने बच्चों को accept करते हैं इस चीज से कि यार नहीं, मतलब it's not a stereotype, या इस तरह ये कोई गलत बात नहीं है. We have to look into the mental health of the person as well. And we get so much positive vibes from you, and it was really nice to talk to you, and I'm really grateful for your time. थैंक यू सो मच. मैंने भी In बातचीत the करने का end, शौक मुझे in the आपसे end, I ज्यादा would है, like, तो फिर चलता रहा सिलसिला. हाँ, in the end, I would like कि आप कोई मैसेज, जिससे आपने बहुत से होम टेकिंग मैसेजेस दिए कि आपने ड्राइंग से रेलेवेंट किया, आपने बताया बच्चों के साथ अपने दौर को ना कंपेयर करें, बल्कि साथ अपने आप को मतलब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें ताकि उनकी चीजों में आप इन्वॉल्व हों और यू गेट टू नो देम बेटर. फिर उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट की जिस तरह बात करी थी कि आप कह रही कि अपनी बच्चियों को तालीम दें, उन्हें इंडिपेंडेंस दें ताकि वो आगे अपने किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उन्हें कॉन्फिडेंस दें, ये ना उन्हें अपने बेटों की तरह ही पालें और उनको अपना बोझ ना समझें. और ये सारी चीजें हम इस सेशन से निकालते हैं. बट स्टिल एनीथिंग in the last that you would like to share with your fans and with the people who follow you? एक मैसेज जो मैं अक्सर ही देती हूँ वो यही है कि ये बात रिजॉल्व हो जाते हैं. उन्होंने कहा था एक दफा कि अगर आप एक छोटे से सुराख से देख रहे होते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक लाइट का ना एक डॉट नजर आता है और आपको लगता है बस यही रोशनी है और इसके इर्द गिर्द बाकी सब अंधेरा है. लेकिन जैसे जैसे आप जो आप जिस जगह से देख रहे होते हो उस जगह को आप बड़ा करते जाते हो, तो ज्यादा रोशनी आप देख सकते हो. फिर आपके जहन में ये बात भी आती है कि यार अच्छा ये भी रोशनी है, ये भी रोशनी है, ये भी अंधेरा नहीं है. तो आपका जो दिमाग है ना, या जो आपका आउटलुक है, वो भी ऐसे ही है कि जब आप बिल्कुल आपने अपनी सोच को महदूद कर दिया होता है ना, तो आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या वो एक नुक्ता जो आपको नजर आ रहा है, आपको लगता है बस यही सच है या यही रोशनी है, बाकी सब अंधेरा है. जैसे जैसे आप अपना जो है ना वो दिमाग और अपना आउटलुक ब्रॉड करते जाते हो, तो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि जो आप सही समझ रहे थे सिर्फ वही सही नहीं है और बाकी दुनिया गलत नहीं है. बाकी भी रोशनी है, रोशनी के डिफरेंट शेड्स हैं. तो मेरा यही मैसेज है कि जब तक हम अपने उस सर्कल ऑफ थॉट से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं करेंगे, लोगों से मिलके ये नहीं देखेंगे कि ये भी हमारी तरह के इंसान है, तब तक हमारी एक्सपीरियंसेस जब तक नहीं ब्रॉड होंगे, तब तक हमारी सोच महदूद रहेगी और हमारे बिलीव्स भी उतने ही रिजिड रहेंगे. ना सिर्फ अपने लिए रास्ते आसान करें, जिंदगी अपनी आसान करें, बल्कि दूसरों के लिए भी. और जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी वही पसंद करें. यही एक तरीका है एम्पैथी और भाईचारा और प्यार मोहब्बत क्रिएट करने का, कि जब हम अपना रास्ता चूज करें तो दूसरों को ये आजादी जरूर दें कि वो अपने लिए अपने रास्ते का तयन खुद करें और उसमें उनकी मदद करें. तो मैं बस यही मेरा मैसेज है. That is so sweet and so nice. और वाकई इस पे हर चीज ही कवर हो जाती है कि अगर हम अपना विजन ब्रॉड करते हैं तो वो उसमें हर स्पेक्ट्रम में ही हम देखते हैं कि वो आप अपने क्या कहते हैं नजरिए को जो है वो बड़ा करें, विस्तृत करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको चालाकियां ना सिखाएं, उनको एक उनकी जो अपनी सेल्फ उनकी है क्या कहते हैं जो सेल्फ बिल्ड नेचर है उसको जो है वो नर्चर करने दें, उससे नरिश होने दें. और ये है कि हर किसी को जो है वो उसके अपने स्पेसिफिक पर्सनालिटी को उसकी जो है वो अडाप्ट करें उसको, रादर देन spoiling someone या rather than being influenced in a negative way, पॉजिटिव वाइब्स जो है वो सबके लिए क्रिएट करें. जैसे कि हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इसी तरह है कि she also spread positive messages and positive vibes amongst her followers and the viewers. Thank you so much for your time. I'm really humbled and grateful for your time and for your wonderful discussion, and more power to you, and keep rocking and keep going like the way you are doing.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।